हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। आज इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है, उसमें न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से बनते हैं, ये हमें पढ़ना है। आपने पढ़ा है कि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब उसमें जो न्यूक्लियोटाइड है वो चेन के रूप में जुड़े हुए होते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, ये हमें पढ़ना है। साथ ही साथ हमने पढ़ा है जब भी हम किसी न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें तीन चीज़ें मिलती हैं। वो तीन चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले तो हमें मिलेगी पेंटोस शुगर। न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करने पर सबसे पहले हमें मिलती है पेंटोस शुगर। दूसरा हमें मिलता है फॉस्फोरिक एसिड। दूसरा हमें क्या मिलेगा? फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। और तीसरा हमें मिलेगा एक नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी है इसमें हमें एक नाइट्रोजनस बेस मिलेगा। तो किसी भी न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करने पर तीन चीज़ें मिलेगी: पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस। और ये पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पेंटोस शुगर भी दो प्रकार की होती है, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या अंतर है? अगर पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप मौजूद है तो वो राइबोज शुगर होगी। अगर उस OH में से ऑक्सीजन निकाल दिया जाए तो डीऑक्सीराइबोज होगी। साथ ही साथ हमने नाइट्रोजनस बेस के बारे में पढ़ा था। 5 प्रकार के हमने नाइट्रोजनस बेस पढ़े थे: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। इनकी स्ट्रक्चर भी हमने देखी थी। अब देखना है इनसे जो न्यूक्लियोसाइड है और न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से बनते हैं, ये हमें देखना है। A unit formed by the attachment of a base to one prime position of sugar is known as nucleoside। तो न्यूक्लियोसाइड कब बनता है? जब नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 1 से अटैच हो जाए तो हमें क्या मिलेगा? न्यूक्लियोसाइड मिलेगा। तो न्यूक्लियोसाइड कब बन रहा है, किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है? न्यूक्लियोसाइड बनेगा पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, तो हमें क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियोसाइड मिल जाएगा। तो जब भी पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 1 से कोई नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा तो जो इससे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो स्ट्रक्चर हमारी कहलाएगी न्यूक्लियोसाइड। In nucleosides, the sugar carbons are numbered as 1 prime, 2 prime, 3 prime, etc. और किसी भी न्यूक्लियोसाइड में जो पेंटोस शुगर हैं उस पेंटोस शुगर के जो 5 कार्बन होंगे उनकी नंबरिंग किस तरीके से की जाती है? 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम, एटसेट्रा। यानी इसके ऊपर जो ये डैश लगा है इसको हम क्या कहेंगे? प्राइम कहेंगे। इन ऑर्डर टू डिस्टिंगाइज दीज फ्रॉम द बेसिस। और ये 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम हम क्यों लगा रहे हैं? जिससे कि शुगर के कार्बन को हम बेसिस से अलग कर लें, बेसिस के कार्बन से डिफ्रेंशिएट कर दें। When nucleoside is linked to phosphoric acid at 5 prime position of sugar moiety, we get a nucleotide। और न्यूक्लियोटाइड हमारा कब बनता है? जब न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो जाए। जब न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा तो हमें एक न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। और ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ये कहाँ पर अटैच होगा? शुगर के कार्बन नंबर 5 पर। तो इससे हमने दो चीज़ें पढ़ी। एक चीज़ है क्या? न्यूक्लियोसाइड कब बन रहा है? जब पेंटोस शुगर से नाइट्रोजनस बेस अटैच हो रहा है तो बन रहा है हमारा न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड कब बन रहा है? न्यूक्लियोटाइड जब बन रहा है जब पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, जब ये तीन चीज़ें मिल रही हैं तो हमारा न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। तो न्यूक्लियोसाइड में दो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, फॉस्फोस शुगर, ये पेंटोस शुगर और हमारा नाइट्रोजनस बेस, तब बनेगा हमारा न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड में जब इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड भी अटैच हो जाए तो हमारा बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि ये पेंटोस शुगर, ये नाइट्रोजनस बेस, इतना भी क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। इसी में हमने जोड़ दिया फॉस्फोरिक एसिड, अब बन गया ये न्यूक्लियोटाइड। और आपको याद रखना है
जब न्यूक्लियोसाइड बनता है तो जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है वो शुगर के कार्बन नंबर 1 पर अटैच होता है 1 प्राइम पोजीशन पर। और जब हमारा न्यूक्लियोटाइड बनता है तो उसमें जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो इस न्यूक्लियोसाइड के जो हमारी शुगर मोइटी है यानी पेंटोस शुगर है उसके कार्बन नंबर 5 पर अटैच होगा। अब इनकी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर दी गई है। यहाँ पर ये क्या लिया गया है, कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप है, इसका मतलब ये कैसी है, राइबोस शुगर। अगर डीऑक्सी होती तो यहाँ से ये ऑक्सीजन गायब होता। तो ये हमने एक राइबोस शुगर ली। इस राइबोस शुगर में ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 और ये कार्बन नंबर 5 है। अब इस कार्बन नंबर 1 के इस पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 1 पर अगर हम कोई नाइट्रोजनस बेस अटैच कर दें, जोड़ दें, तो ये स्ट्रक्चर हमारी बन जाती है न्यूक्लियोसाइड स्ट्रक्चर। और अब हमारा जो ये न्यूक्लियोसाइड है, इस न्यूक्लियोसाइड में इस कार्बन नंबर 5 पर अगर हम फॉस्फोरिक एसिड अटैच कर दें तो हमारा बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए, ये इतना हमारा क्या है, न्यूक्लियोसाइड। यहाँ तक ये हमारा न्यूक्लियोसाइड है। अब इस न्यूक्लियोसाइड के इस कार्बन नंबर 5 पर 5 प्राइम पोजीशन पर हमने एक फॉस्फोरिक एसिड और अटैच कर दिया तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर हमारी क्या बन गई, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर हमारी बन गई न्यूक्लियोटाइड। बस यही इसमें अंतर है। अब ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसे बनेगी वो एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक नाइट्रोजनस बेस बनाना पड़ेगा। तो नाइट्रोजनस बेस हम बना लेते हैं एडेनिन। तो यहाँ पर देखिए, ये कार्बन नंबर 1, यहाँ पर ये नाइट्रोजन, और यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, और इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर जुड़ा होगा NH2 ग्रुप, और इससे यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये कार्बन कार्बन है, कार्बन को हम नहीं दिखाते, सिंपल इस तरीके से बना लेते हैं N, और यहाँ पर इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। बुक में जो ये स्ट्रक्चर है ये इसकी रिवर्स, मैंने इसकी रिवर्स बनाई आपको समझाने के लिए। बुक में क्या है, ये वाला इधर वाला जो पार्ट है वो इधर बनाया गया है, और ये जो इधर वाला ये वाला पार्ट है ये इधर बनाया गया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसमें ये थोड़ा सा मैंने रिवर्स बनाया है। यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, अब बना लेते हैं हम इसमें, ये हमने नाइट्रोजनस बेस बना लिया, इसमें हमें क्या जोड़ना है, पेंटोस शुगर जोड़नी है। तो यहाँ पर देखिए, हम पेंटोस शुगर बना लेते हैं। पेंटोस शुगर को मैं अलग कलर से बना देता हूँ। यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक कार्बन नंबर 1 इस तरीके से और इस तरीके से पेंटोस शुगर होगी। कार्बन नंबर 1 पर यहाँ पर H, ये OH, ये हम राइबोस शुगर बना रहे हैं तो H, ये नीचे यहाँ पर OH, कुछ इस तरीके से यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, ये आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये H और ये इस तरीके से OH ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये CH2OH ग्रुप इस तरीके से यहाँ पर अटैच है। अब होता क्या है इसमें क्या होगा, जो पेंटोस शुगर का ये कार्बन नंबर 1 है, इस कार्बन नंबर 1 पर, यानी ये कौन सी पोजीशन है, 1 प्राइम पोजीशन, इस कार्बन नंबर 1 पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। इस कार्बन नंबर 1 से OH और इससे H, यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारा वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो इस कार्बन नंबर 1 पर और ये जो नाइट्रोजन है इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और हमारा न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, ये ऊपर क्या है, यहाँ पर NH2, ये नाइट्रोजन, यहाँ पर ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्डेड, ये नाइट्रोजन, यहाँ पर ये इस तरीके से, ये यहाँ पर नाइट्रोजन, ये, और यहाँ से H और ये OH, ये तो वाटर के रूप में बाहर निकल गए। अब यहाँ से ये और ये यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर क्या होगा, ये CH2
OH जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, ये H, ये OH, ये H, ये OH, और इस कार्बन नंबर 1 पर ये एक H बचा हुआ होगा। तो यहाँ पर ये इनके बीच में बन गया ये वाला बॉन्ड। तो ये देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेस प्लस ये वाला शुगर हमारा आपस में जुड़ गए, तो क्या बन गया ये हमारा बन गया एक न्यूक्लियोसाइड। और आप देख सकते हैं जो हमारा ये नाइट्रोजनस बेस है ये पेंटो शुगर पर कहाँ से जुड़ रहा है, कार्बन नंबर 1 पर जुड़ रहा है। तो इस तरीके से हमारा न्यूक्लियोसाइड बनता है। और न्यूक्लियोटाइड कब बनेगा, जब इसी हमारे जो ये न्यूक्लियोसाइड है इससे क्या जुड़ जाए, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाए। तो देखिए एक न्यूक्लियोटाइड भी बनाकर देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये है हमारा एक पेंटोस शुगर। ये हमने क्या बनाई, पेंटोस शुगर बनाई। इससे यहाँ पर ये हाइड्रोजन अटैच है, ये H, ये OH, ये यहाँ पर H, ये OH, और यहाँ पर ये CH2OH को मैं कुछ इस तरीके से इधर लिख देता हूँ। और इस कार्बन नंबर 1 पर एक क्या जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजनस बेस को हम नहीं बनाते दोबारा से। अब हमें क्या जोड़ना है, ये हमारा अभी क्या है, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये अभी हमारा न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है। अब इस न्यूक्लियोसाइड से हमें बनाना है न्यूक्लियोटाइड। तो कैसे बनाएंगे, कार्बन नंबर 5 पर इस 5 प्राइम पोजीशन पर हम क्या कर देंगे, इस 5 प्राइम पोजीशन पर एक फॉस्फोरिक एसिड जोड़ देंगे। तो देखिए कैसे जुड़ेगा, फॉस्फोरिक एसिड अगर मैं बनाऊं, यहाँ पर P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH होता है, यहाँ पर ये OR ग्रुप होता है, इसको मैं O नेगेटिव लिख देता हूँ, ये O नेगेटिव, और यहाँ पर ये OH। अब होगा क्या, ये कार्बन नंबर 5 है, ये 5 प्राइम पोजीशन है, ये वाला कार्बन 5वां कार्बन है, इस पर जुड़ेगा ये फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ से अब क्या निकालना पड़ेगा, हमें वाटर का मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा। कार्बन नंबर 5 से यहाँ से हमने क्या किया, वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया, जिससे क्या होगा, इस कार्बन, अब वाटर का मॉलिक्यूल तो निकल गया, बचा ये कार्बन और ये वाला ऑक्सीजन, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं कंप्लीट यहाँ पर बनाऊं, तो ये हुई हमारी यहाँ पर पेंटोस शुगर, ये इससे जुड़ा हुआ है हमारा बेस। अब ये जो बॉन्ड है ये मैं दोबारा से नहीं बना रहा। यहाँ पर ये 5वां कार्बन है, ये CH2 यहाँ पर है, इस CH2 से ऑक्सीजन, यानी इस वाले ऑक्सीजन ने क्या कर लिया, इस कार्बन से बॉन्ड बना लिया। बाकी ये फॉस्फोरस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पर ये O नेगेटिव, यहाँ पर ये O नेगेटिव, ये बन गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। यानी क्या हुआ, इस 5 प्राइम पोजीशन पर ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप इस कार्बन से आकर जुड़ गया। तो ये नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप, तो ये क्या बन गया, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर आपने देखी। न्यूक्लियोसाइड में क्या है, पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 1 पर जब बेस जुड़ा नाइट्रोजनस बेस, तो न्यूक्लियोसाइड बना। न्यूक्लियोटाइड कब बना, जब इस न्यूक्लियोसाइड के कार्बन नंबर 5 पर ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप जुड़ गया, तो बन गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। कार्बन नंबर 5 पर देखिए जैसे मैंने ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया था, सेम टू सेम ऐसे ही बन रहा है। Nucleotides are joined together by phosphodiester linkage between 5 prime and 3 prime carbon atom of the pentose sugar। अब ये तो बनाया हमने एक न्यूक्लियोटाइड, और आपको पता है जो हमारा DNA होता है या न्यूक्लिक एसिड होते हैं, वो क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए होंगे। तो अगर हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना पड़ेगा। और न्यूक्लियोटाइड्स कैसे जुड़ते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़ते हैं। और ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कैसे बनेगा, ये बनेगा 2 पेंटोस शुगर के बीच में जब बॉन्ड बनेगा। एक पेंटोस शुगर का कार्बन नंबर 5 दूसरे पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 3 से जब बॉन्ड बनाएगा, डाइस्टर लिंकेज बनाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसमें क्या होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड की चेन जुड़ती चली जाएगी। तो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कैसे बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनेगा 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनेगा। इसमें से क्या होगा,
एक न्यूक्लियोटाइड का जो पेंटोस शुगर है उसका कार्बन नंबर 5 दूसरे न्यूक्लियोटाइड के पेंटोस शुगर से कार्बन नंबर 3 से जुड़ा हुआ होगा। द फॉर्मेशन ऑफ ए टिपिकल डाइन्यूक्लियोटाइड इज शोन इन फिगर 14.6। फिगर 14.6 में एक डाइन्यूक्लियोटाइड दिया गया है। डाइन्यूक्लियोटाइड का मतलब उसमें दो न्यूक्लियोटाइड जोड़कर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमें दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ ए डाइन्यूक्लियोटाइड। इसमें क्या है, ये नीचे एक न्यूक्लियोटाइड है, ऊपर दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, इन दोनों को जोड़कर दिखाया गया है। देखिए कैसे, ये पेंटोस शुगर, ये बेस और ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड है। और इसमें क्या होता है, इस न्यूक्लियोटाइड में क्या है, इस न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5 ये वाला कार्बन, और जो ये न्यूक्लियोटाइड है इस न्यूक्लियोटाइड का क्या लेना है हमें, कार्बन नंबर 3, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, यानी ये वाला कार्बन। तो इनके बीच में क्या बनेगा, इसके और इसके बीच में बनेगा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज में क्या होता है, एक पेंटोस शुगर का थर्ड कार्बन दूसरे पेंटोस शुगर के फिफ्थ कार्बन से डाइस्टर लिंकेज बनाता है, जुड़ता है, बॉन्ड बनाता है। तो देखिए ये है हमारा कार्बन नंबर 3 इस वाले न्यूक्लियोटाइड के पेंटोस शुगर का, और इस वाले न्यूक्लियोटाइड के पेंटोस शुगर का कार्बन नंबर 5 ये आपस में क्या कर लेंगे, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। और बॉन्ड कैसे बनाएंगे, बॉन्ड बनेगा इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो यहाँ पर होगा क्या, इस कार्बन से पांचवें जो ये फिफ्थ नंबर का कार्बन है इससे फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये फॉस्फोरिक एसिड में यहाँ पर O नेगेटिव है, O नेगेटिव यानी इसमें पहले H होगा, H निकल आता है, इस पर O नेगेटिव आया। अब ये जो थर्ड नंबर का कार्बन है और ये फिफ्थ कार्बन से जो ये एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें से क्या होगा, यहाँ से इस तरीके से ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, OH यहाँ से, H यहाँ से, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। और जो ये ऑक्सीजन है ये इस फॉस्फोरस के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और हमारे जो दो न्यूक्लियोटाइड हैं वो जुड़ जाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये दो न्यूक्लियोटाइड हमारे जुड़ गए। ये वाला जो ऑक्सीजन है इसने इस फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बना लिया, क्योंकि यहाँ से OH और यहाँ से H ये तो वाटर के रूप में बाहर निकल गए। इस वाले ऑक्सीजन ने इस फॉस्फोरिक एसिड के साथ बॉन्ड बना लिया, ये बन गया डाइस्टर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, डाइस्टर लिंकेज। और हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया यहाँ पर डाइन्यूक्लियोटाइड। देखिए ऊपर तो सेम टू सेम है, ये सेम टू सेम। ये इसका जो थर्ड नंबर कार्बन है, ये वाला थर्ड नंबर कार्बन, इस पे क्या हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन और फॉस्फोरस और इस कार्बन के बीच, इस कार्बन और इस फॉस्फोरस के बीच में ये ऑक्सीजन जुड़ गया। इस तरीके से यहाँ पर ये ऑक्सीजन ये तो बाहर निकल गया, यहाँ से ये हाइड्रोजन भी बाहर निकल गया। यहाँ पर ये बन गया हमारा इनके बीच में लिंकेज, और जिससे हमारे दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए। ये ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड और ये नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड आपस में यहाँ पर बॉन्ड से जुड़ गए, ये बन गया हमारा डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इस तरीके से डाइन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। और इस तरीके से क्या होता है, एक दो से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इस 3 प्राइम पोजीशन पर अगले वाला जो न्यूक्लियोटाइड है इस शुगर का 3 प्राइम पोजीशन, आगे जो न्यूक्लियोटाइड आएगा उसका 5 प्राइम पोजीशन फिर से इस तरीके से जुड़ जाएगा, और इस तरीके से एक लंबी चेन बनती चली जाएगी। तो यहाँ पर बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, यहाँ पर ये थर्ड कार्बन और इसका ये फिफ्थ कार्बन, क्योंकि इसके फिफ्थ कार्बन से ही तो ये फॉस्फोरस ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसका 3 प्राइम कार्बन और इसका ये 5 प्राइम कार्बन, पांचवा कार्बन, इन दोनों के बीच में इस तरीके से यहाँ पर ये बॉन्ड बन रहा है, और हमें क्या मिल रहा है, डाइन्यूक्लियोटाइड मिल रहा है। तो ये दो न्यूक्लियोटाइड हमने यहाँ पर इस तरीके से जोड़ दिए, वो मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से जुड़े। यहाँ OH था, इससे ये इस तरीके से यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। जैसे ही यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो ये वाला ऑक्सीजन इस फॉस्फोरस के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से लिखा गया, ये फॉस्फोरस का डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये वाला पार्ट, और यहाँ पर ये फॉस्फोरस इस कार्बन से जुड़ा है, तो फॉस्फोरस इस कार्बन, ऑक्सीजन और ये कार्बन ये वाला, यानी इस वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा घुमा कर लिख दिया गया। फॉस्फोरस का डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये वाला पार्ट यहाँ पर, ये वाला पार्ट कुछ इस तरीके से, और ये वाला जो पार्ट है
ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर लिखाया गया, और बाकी ये वाला ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया, इस ऑक्सीजन ने इस फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बना लिया। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से घुमाकर बनाया गया है ये। तो इस तरीके से ये हमारा डाइन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। ए सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ न्यूक्लिक एसिड चेन इज शोन बिलो। न्यूक्लिक एसिड चेन का एक सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ पर दिखाया गया है। वो क्या है, यहाँ पर बेस शुगर फॉस्फेट, ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड, ये किससे जुड़ेगा, बेस शुगर फॉस्फेट दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा। इसी तरीके से n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाएंगे और हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद और न्यूक्लियोटाइड, इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती चली जाएगी। Information regarding the sequence of nucleotide in the chain of a nucleic acid is called it primary structure। जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी न्यूक्लिक एसिड की चेन में न्यूक्लियोटाइड की क्या सीक्वेंस है, किसी भी न्यूक्लिक एसिड की चेन में न्यूक्लियोटाइड की क्या सीक्वेंस है, उसके बारे में जब हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं तो वो कहलाती है उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वाली स्ट्रक्चर जिसमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हमें दिखाया गया है, ये कहलाती है इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर। यहाँ पर अगर ऊपर मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके से जो ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाएंगे, ये दो न्यूक्लियोटाइड है, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, चौथा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा। तो ये न्यूक्लियोटाइड के बारे में जब हम न्यूक्लिक एसिड में जब न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के बारे में पढ़ते हैं, तो वो उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है। न्यूक्लिक एसिड हैव ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर आल्सो। अब न्यूक्लिक एसिड की सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी है। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक गिव ए डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए। तो डीएनए की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी, जिसको हम डीएनए की हेलिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, वो किसने दी थी, वो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दी थी। तो ये आपको याद रखना है, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को दिया था। इसमें क्या होता है, टू न्यूक्लिक एसिड चेन आर बाउंड अबाउट ईच अदर एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन पेयर्स ऑफ बेसिस। तो ये जो डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, दो न्यूक्लिक एसिड की चेन होती हैं और वो दो न्यूक्लिक एसिड की चेन आपस में जुड़ी हुई होती है। किसके रूप में, डबल हेलिकल के रूप में। दो न्यूक्लिक एसिड की चेन आपस में हेलिकल के रूप में जुड़ी हुई होती है, और इन दो न्यूक्लिक एसिड के चेन्स के बीच में जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। मान लीजिए एक न्यूक्लिक एसिड ये है चेन और दूसरे न्यूक्लिक एसिड की चेन ये है, तो इसमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, दो न्यूक्लिक एसिड की चेन आपस में कुछ इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं हेलिकल के रूप में, आपस में कुछ इस तरीके से हेलिकल के रूप में वो जुड़ी हुई होंगी। और इनके बीच में क्या होगा, जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से, एडेनिन, गुआनोसिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, वो आपस में बॉन्ड बनाकर इस तरीके से जुड़े हुए होंगे। इस तरीके से यहाँ पर जी सी के साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। और ए जो यहाँ पर आपको याद रखना है, जो हमारा एडेनिन है वो क्या करेगा, वो सिर्फ थाइमीन के साथ जुड़ेगा डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्ड से, और जो हमारा गुआनोसिन है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाकर हमारा साइटोसिन से जुड़ेगा। ये जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसमें आपको याद रखना है, जो हमारा एडेनिन है वो हमेशा थाइमीन से जुड़ेगा डबल बॉन्ड बनाकर, और जो हमारा गुआनोसिन है वो हमेशा किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ट्रिपल बॉन्ड बनाकर। ए टी के साथ जुड़ेगा हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, जी सी के साथ जुड़ेगा हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। The two strands are complementary to each other because the hydrogen bonds are formed between specific pair of bases। अब जो ये दो स्ट्रैंड्स होती हैं हेलिकल स्ट्रक्चर में, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो बेसिस के स्पेसिफिक पेयर के बीच में बनते हैं। यानी कहने का मतलब है, जो ए है वो हमेशा टी के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, और जो टी है वो हमेशा ए के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। इसी तरीके से जो जी है वो हमेशा सी के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, सी है वो हमेशा जी के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। जी टी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, जी ए के साथ भी बॉन्ड नहीं बना सकता। इसी तरीके से सी टी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, सी ए के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता।
तो ये दो स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के क्यों होती हैं? क्योंकि जो बॉन्ड बन रहे हैं वो स्पेसिफिक बेसिस के स्पेसिफिक पेयर के बीच में ही बन रहे हैं। एडेनिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमीन, जैसा कि मैंने बताया एडेनिन सिर्फ थाइमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वेयर एज साइटोसिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ ग्वानिन, जबकि जो साइटोसिन है वो सिर्फ ग्वानिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख भी लेते हैं। ये डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखें, इसमें ये एक न्यूक्लियर चेन और ये दो न्यूक्लिक एसिड की चेन। और इसमें क्या होता है, ये जो न्यूक्लिक एसिड की चेन है ये इस तरीके से हेलिकल के रूप में आपस में जुड़ी हुई होती हैं। आप देख सकते हैं हेलिकल के रूप में ये आपस में जुड़ी हुई हैं। और इनके बीच में क्या है, इनके बीच में है हमारे नाइट्रोजनस बेसिस। देखिए जो जी है वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है सी के साथ, ए है वो डबल बॉन्ड बना रहा है टी के साथ। इसी तरीके से इनका वाइस वर्सा उल्टा भी है, टी थाइमीन एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। इसी तरीके से जो सी है वो साइटोसिन और ग्वानिन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। इस तरीके से ये होता है। और इसमें आपको याद रखना है, इसमें जो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में जो ये दो चेन होती हैं उनमें पोलरिटी इनकी उल्टी होती है। इसमें क्या, इसमें एक की पोलरिटी होती है 3' टू, ये इधर से यहाँ पर 3' टू 5', और दूसरी होती है 5' टू 3'। इस तरीके से इनकी पोलरिटी होती है, ये आपको याद रखना है। यानी एक स्ट्रैंड जो हमारी होगी वो कहाँ से होगी, 5' से, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये होगी यहाँ से 5' से 3'। दूसरी स्ट्रैंड जो हमारी होगी वो 3' से 5'। ये आपस में इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगी। In secondary structure of RNA, single stranded helix is present which sometimes folds back on itself। अगर हम RNA की सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखें तो RNA में सिंगल स्ट्रैंड होती है। तो RNA के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स बनता है जो कभी कभी आपस में फोल्ड भी हो जाता है। RNA molecules are of 3 type and they perform different function। अब जो हमारे RNA के मॉलिक्यूल हैं वो 3 प्रकार के होते हैं और इनका फंक्शन भी अलग अलग है। तो RNA 3 प्रकार के कौन से हैं, पहला है मैसेंजर RNA जिसको हम mRNA कहते हैं, दूसरा RNA है राइबोसोमल RNA जिसको हम rRNA के नाम से जानते हैं, तीसरा RNA हमारे पास ट्रांसफर RNA जिसको हम tRNA के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये आरएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखाई गई है। आरएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, बस एक ही स्ट्रैंड होती है और वो ये स्ट्रैंड कभी कभी इस तरीके से आपस में फोल्ड भी बना लेती हैं। इस तरीके से आपस में ये फोल्ड भी बना लेती हैं और सिंगल स्ट्रैंड ही ये होती है। इस तरीके से यहाँ पर ये हेलिक्स भी बन जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और जो 3 प्रकार के आरएनए हैं इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। अब करते हैं हम बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के क्या फंक्शंस हैं ये हमें पढ़ना है। DNA इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड मे बी रिगार्डेड एज द रिजर्व ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। आपको पता है जो DNA है वो क्या है, हेरिडिटी का एक केमिकल बेसिस है। DNA हमारा जेनेटिक मटेरियल है, हेरिडिटरी मटेरियल है। और DNA को हम क्या कह सकते हैं, DNA को हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का रिजर्व भी कह सकते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का भंडार भी कह सकते हैं, क्योंकि DNA में ही क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। DNA is exclusively responsible for maintaining the identity of different species of organism over million of years। जैसा कि आपको पता है DNA में क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, इसलिए जो DNA होता है वो अलग अलग स्पीसीज़ की, ऑर्गेनिज्म की जो अलग अलग स्पीसीज़ है उनकी आइडेंटिटी को भी मेंटेन करता है और मिलियन ऑफ ईयर से आइडेंटिटी को मेंटेन करता आ रहा है। क्योंकि DNA से क्या होता है, किसी भी स्पीसीज़ की आइडेंटिटी मेंटेन होती है, किसी भी स्पीसीज़ के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो उसके पूर्वजों से, उसके एंसेस्टर से मेल खाते हैं। ये डीएनए मॉलिक्यूल, और आपको पता है जो डीएनए है वही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है और इसी के कारण उनकी आइडेंटिटी मैच होती है। A DNA molecule is capable of self-duplication during cell division and identical DNA strand are transferred to daughter cell। जैसा कि आपको पता है सेल साइकिल के दौरान या फिर सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो अपने आप का डुप्लीकेशन कर लेता है। यानी सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो अपने ही जैसा दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल बना लेता है। और यही जो डुप्लीकेट डीएनए मॉलिक्यूल है, यानी डीएनए मॉलिक्यूल की जो ही सेम टू सेम कॉपी है, यही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में
ट्रांसफ़र होती है और यही हमारी जो एक सेल से दूसरी सेल बनती है उसमें ट्रांसफ़र होती है। डॉटर सेल का मतलब एक सेल से जो और सेल बनेंगी। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज द प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। और न्यूक्लिक एसिड का जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है? सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज करना। प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में कौन मदद करता है? आरएनए। Actually, the proteins are synthesized by various RNA molecule in the cell, but the message for the synthesis of a particular protein is present in DNA। आपको पता है कि जो प्रोटीन है सेल के अंदर वो अलग अलग RNA मॉलिक्यूल के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं। सेल के अंदर RNA मॉलिक्यूल प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं और प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का जो मैसेज है वो किस में कहाँ पर प्रेजेंट होता है? वो DNA के अंदर प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का जो मैसेज है वो डीएनए के अंदर मौजूद होगा और प्रोटीन को सिंथेसाइज कौन करेगा? आरएनए करेगा। ये आपको याद रखना है।